हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे परमिटिविटी के बारे में। ओके, तो जो स्टूडेंट भी इस चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। एंड इस सेशन को देखने से पहले आप इसके प्रीवियस सेशन को ज़रूर देखिए, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए माय डियर, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए परमिटिविटी होता क्या है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे और इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ओके, चलिए तो देखिए परमिटिविटी, इसके नाम से ही लग रहा है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है परमिट। ओके, यहाँ पर देखिए ये परमिट वर्ड से मिलकर बना हुआ है परमिटिविटी। दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या है, ये किसी भी मीडियम का एक प्रॉपर्टी है। ये किसी भी मीडियम का एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण ये उस मीडियम से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का जो फ्लो हो रहा है उसको अपोज करता है। ठीक है, किसी भी मीडियम के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी से वो उस मीडियम से होकर फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को वो अपोज करता है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। बात समझ में आ गया? उसी प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम को हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहेंगे। बात समझ में आ गया? दैट मीन्स द परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम due to which it opposes the flow of electrical effect through it. ओके, तो आइए पहले इसका डेफिनेशन देख लिया जाए माय डियर। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम due to which it opposes the flow of electrical effect through it is called permittivity of medium. Permittivity of medium. ओके, ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर कुछ मीडियम के परमिटिविटी का वैल्यू लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वो वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि एयर का परमिटिविटी के बारे में बात किया जाए, परमिटिविटी ऑफ एयर, तो इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एंड इसका यूनिट क्या होगा तो आप जानते हैं, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर यदि बात किया जाए परमिटिविटी ऑफ माइका, जिसको आप अभ्रक बोलते हैं, तो माइका का परमिटिविटी, माइका मीडियम है, उस मीडियम में परमिटिविटी क्या होगा तो ये होता है इस एयर के परमिटिविटी का 6 टाइम्स, इसका 6 गुना होता है। तो 6 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि आपसे परमिटिविटी ऑफ ग्लास पूछा जाए, परमिटिविटी ऑफ ग्लास, तो ये इसका वैल्यू होता है, ये एयर के परमिटिविटी का 12 टाइम्स होता है। ग्लास का जो परमिटिविटी का वैल्यू होगा ये एयर के परमिटिविटी का 12 टाइम्स। ओके, अब यदि परमिटिविटी ऑफ वाटर पूछा जाए, परमिटिविटी ऑफ वाटर, तो ये माय डियर एयर के परमिटिविटी का 80 टाइम्स होता है, 80 गुना होता है
दैट मीन्स 80 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यदि परमिटिविटी ऑफ मेटेलिक प्लेट बोला जाए, परमिटिविटी ऑफ मेटेलिक प्लेट, तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है, इसे आप सिंपली इन्फिनाइट बोल देंगे। ठीक है, तो ये कुछ मीडियम के परमिटिविटी हैं जिन्हें आपको याद करना है। ये आप याद रखेंगे, आपको इसका यूज़ पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए माय डियर, ये था परमिटिविटी। अब हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ परमिटिविटी कौन कौन सा है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो या जेईई मेंस हो, तो वहाँ पर भी इस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखना है और वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ परमिटिविटी। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ परमिटिविटी। तो टाइप्स ऑफ परमिटिविटी में जो सबसे फर्स्ट टाइप है माय डियर, वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। हम लोग यहाँ पर दो टाइप का परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे। एक आपका है एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड दूसरा होगा रिलेटिव परमिटिविटी। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ओके। एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है। तो एयर या फ्री स्पेस के परमिटिविटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीन्स परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ओके। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपल डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस is called absolute permittivity, is called absolute permittivity। और आप जानते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। चलिए अब जो सेकेंड परमिटिविटी है माय डियर, सेकेंड परमिटिविटी वो है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसे आप एप्सिलॉन आर से भी डिनोट कर सकते हैं या इसे ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ओके, प्रीवियस सेशन में। रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करेंगे या के से डिनोट करेंगे, इसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए माय डियर, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो इसके नाम से ही लग रहा है रिलेटिव। रिलेटिव दैट मीन्स ये किसी भी मीडियम का परमिटिविटी है तो किसी के रिलेटिव होना चाहिए, किसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। जैसे आप पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, तो किसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आप निकालते हैं, या आप रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे तो वहां पर भी क्या होता है कि किसी एक सब्सटेंस का डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर सब्सटेंस का डेंसिटी। तो जहां पर भी रिलेटिव वर्ड आ जाता है दैट मीन्स वहां पर किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो वही यहां पर देखिए रिलेटिव परमिटिविटी लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपको किसी मीडियम का परमिटिविटी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर परमिटिविटी, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो फिर किसके रिस्पेक्ट में, तो माय डियर एब्सोल्यूट परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स एयर के रिस्पेक्ट में, ओके। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर। परमिटिविटी ऑफ एयर के रिस्पेक्ट में जब हम लोग किसी भी मीडियम का परमिटिविटी कैलकुलेट करेंगे तो उस परमिटिविटी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे,
बात समझ में आ गया? तो आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगा माय डियर? इट इज द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम with respect to permittivity of air or free space, permittivity of air or free space, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, and permittivity of air, permittivity of air, that is relative permittivity or dielectric constant is equal to permittivity of medium divided by permittivity ऑफ एयर। आप ऐसे लिखेंगे माय डियर। सो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। ओके, दैट मीन्स एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। बात समझ में आ गया? और यहां पर के क्या है? वेयर K is dielectric constant, आई होप कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। तो ये दो टाइप का आपका परमिटिविटी है। फर्स्ट वन आपका था एब्सोल्यूट परमिटिविटी और सेकेंड है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए अब इसके आगे बात किया जाए। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हम लोग एक एक करके बात करेंगे, ठीक है? और उन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा, ठीक है? क्योंकि वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए बात कर लेते हैं। सो रिलेटिव परमिटिविटी एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा। अब इसके आगे बात किया जाए। सो माय डियर, सो आपने क्या देखा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपने देखा। यहां पर वेयर के क्या है? के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन क्या है? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर। और मैंने आपको अभी कुछ मीडियम का परमिटिविटी बताया था, उसमें आपने क्या देखा था कि एयर का परमिटिविटी सबसे कम था, ठीक है? एयर का परमिटिविटी सबसे कम था। तो वहां तो उस आधार पे आप बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? एक से ज्यादा होगा या एक के बराबर होगा, ठीक है? के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, एंड एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ओके? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम।
इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका मीडियम ग्लास है, आपका मीडियम ग्लास है, तो उस ग्लास के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ ग्लास डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। बात समझ में आ रहा है? आइए एक एग्जांपल की हेल्प से वही ग्लास का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ग्लास, ये अगर आपको निकालने बोला जाए कि बताइए ग्लास मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो आप क्या जानते हैं, किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर होगा, तो उसी मीडियम का परमिटिविटी, दैट मीन्स परमिटिविटी ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है। यदि आप उस मीडियम का परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर निकालते हैं तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम ऑफ ग्लास। तो अभी आपने पढ़ा ही था, ठीक है, आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए। परमिटिविटी ऑफ ग्लास आपने पढ़ा था 12 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ग्लास मीडियम विल बी 12। तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू क्या आ रहा है, एक से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम ये इससे ज्यादा होगा या उसके बराबर हो जाएगा। बराबर कब होगा, यदि आप एयर का ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल माय डियर, दूसरा एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं, ये एग्जांपल नंबर 1 है। अब आप एग्जांपल नंबर 2 ले लीजिए। अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर निकालना हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर, तो क्या होगा, तो यहां पर जिस मीडियम का आप के निकालना चाह रहे हैं उसी मीडियम का परमिटिविटी डिवाइड बाय एयर का परमिटिविटी। अब आप यहां पर एयर का निकालना चाह रहे हैं तो परमिटिविटी ऑफ एयर हो जाएगा डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। दोनों सेम है माय डियर, दोनों ही सेम है, तो कैंसल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर विल बी 1। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या है माय डियर, कंक्लूजन क्या है वो देखिए। हमारा रिमार्क पॉइंट 1 क्या है, रिमार्क पॉइंट 1 वो ये है कि आपका जो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विल बी ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ एयर, या बराबर हो सकता है, ये आपका परमिटिविटी इसके बराबर भी हो सकता है। कब, जब हम लोग एयर का निकालेंगे, जब हमारा मीडियम एयर हो जाएगा तो उस टाइम ये इसके बराबर हो जाएगा। ओके, तो इस आधार पे आप बोल सकते हैं, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इज दिस क्लियर माय डियर? तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या तो 1 से ज्यादा होगा या तो 1 के बराबर होगा। कैसे, किस आधार पे, तो इस आधार पे क्योंकि किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के डाइलेक्ट्रिक सॉरी माय मिस्टेक, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी एयर के परमिटिविटी से क्या होगा, ज्यादा होगा या बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा, तो एयर के केस में। ओके, चलिए अब हम लोग यहां पर सेकेंड रिमार्क पॉइंट देखने जा रहे हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। रिमार्क 2, सेकेंड पॉइंट आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देंगे, इसका जो यूनिट होगा माय डियर, सेम यूनिट इसका भी होगा। दोनों परमिटिविटी है तो दोनों का यूनिट सेम होगा। तो जब दोनों का यूनिट सेम है तो ये दोनों यूनिट कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पास कोई भी यूनिट नहीं होता है।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पास कोई भी यूनिट नहीं होगा, और जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैज नो यूनिट्स एंड इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, सो हमारा रिमार्क 2 क्या होगा, देख लीजिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट has no units and it is a dimensionless physical quantity. It is a dimensionless physical quantity. ये जितने भी रिमार्क पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, वो सभी रिमार्क पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा रिमार्क पॉइंट 2 क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पास कोई भी यूनिट्स नहीं होगा और ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होता है माय डियर। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसके आगे रिमार्क 3 देख लेते हैं। 3rd पॉइंट हमारा क्या कहता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए ध्यान देंगे आप लोग। कुछ रिमार्क पॉइंट देखेंगे और फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चन भी कर लेंगे ताकि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, चलिए माय डियर, अब हमारा रिमार्क 3rd क्या है। मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस सेशन में, जब भी 2 पॉइंट चार्ज किसी मीडियम में प्रेजेंट है तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, दैट मीन्स कूलम्ब फोर्स काम करेगा, ठीक है। और वो कूलम्ब फोर्स का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं, वो आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस बेसिस पर आप उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा वो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा रिमार्क 3 क्या है। We know that FA is equal to, और फिर यहां पर हम लोग FM निकालते हैं। FA और FM का मतलब क्या है, तो यहां पर देखिए A का मतलब है कि आपका मीडियम एयर है और M का मतलब है कि कोई मीडियम है अदर देन एयर, एयर को छोड़ के कोई दूसरा मीडियम है, उसमें आपका पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो उस टाइम कूलम्ब फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा वो हम देखेंगे। और अगर पॉइंट चार्ज एयर में रखा हुआ है, एयर में है, आपका मीडियम अगर एयर है, तो उस टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे आप निकालेंगे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो FA निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। एंड जब कोई मीडियम हो अदर देन एयर, एयर को छोड़ के कोई दूसरा मीडियम है, तो उस टाइम फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, यही लिखेंगे। तो यहां पर एप्सिलॉन आएगा, जो मीडियम है उस मीडियम का परमिटिविटी जो होगा वो वैल्यू आप यहां पुट करेंगे। यहां पर आप एप्सिलॉन नॉट नहीं दे सकते हैं, क्यों माय डियर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, एयर का परमिटिविटी। आपका पॉइंट चार्ज एयर में है तो उस टाइम परमिटिविटी एयर का होना चाहिए। अब पॉइंट चार्ज किसी मीडियम में है तो उस टाइम परमिटिविटी उस मीडियम का होना चाहिए। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। और हम लोग ये भी जानते हैं, सिंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन के जगह पर क्या हम ये पुट कर सकते हैं, क्या यहां पर एप्सिलॉन के जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। सो दिस विल कम आउट एज 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। सो माय डियर, आप क्या लिखेंगे यहां से, सो FM विल बी इक्वल टू, यहां पर नीचे में K है तो 1/K हम बाहर लिखेंगे। सो 1/K
इंटू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो देखिए माय डियर, यदि आपका पॉइंट चार्ज किसी मीडियम में है तो वहां पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस फॉर्मूला के हेल्प से निकालेंगे? तो इस फॉर्मूला के हेल्प से निकालेंगे। दैट मीन्स आपको याद करने का भी यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक देख पा रहे हैं आप। ये क्या है? ये आपका फोर्स है इन द एयर, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज इन एयर, ये टर्म है। तो उस FA में आप क्या करेंगे, उस टर्म में आप क्या करेंगे, 1/k से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको फोर्स निकल जाएगा, फोर्स बिटवीन द सेम पॉइंट चार्ज बट इन डिफरेंट मीडियम। अगर मीडियम चेंज होगा तो फोर्स का वैल्यू आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और यहां पर K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। आप जो मीडियम में निकालना चाह रहे हैं, अगर यहां पर ग्लास है, अगर आप ग्लास में फोर्स निकालना चाह रहे हैं, अगर मीडियम ग्लास है और वहां पर आप फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो वहां पर ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पुट करना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस बेसिस पर आप फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये था आपका रिमार्क 3। आइए अब हम लोग रिमार्क 4 देख लेते हैं माय डियर। रिमार्क पॉइंट 4, अब देखिए यहां से रिमार्क 4 में क्या हम लोग देखेंगे, यहीं से आप देखिए Fm इज इक्वल टू 1/k 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये आपने देखा है फॉर्मूला। तो यहां से देखिए ये टर्म हमारा क्या है, ये पूरा टर्म क्या है, दिस इज FA। तो आप सिंपली लिख सकते हैं सो Fm विल बी इक्वल टू FA/K। FA/K बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, आपको याद रखना होगा। अब इस रिलेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज को किसी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर आप एयर में रखे हुए हैं। तो वहां पर जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, उस फोर्स को आप क्या कहेंगे? FA। ओके, अब आप उसी 2 पॉइंट चार्ज को ग्लास में रख रहे हैं। आपका मीडियम अब क्या है? ग्लास, ठीक है। तो ग्लास के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बताया था मैंने, 12 होता है। तो जब आप ग्लास में रखेंगे ना, जब आपका मीडियम ग्लास होगा तो वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा? तो जितना फोर्स एयर में लग रहा था डिवाइड बाय 12, मतलब उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ठीक है, उससे आपको डिवाइड करना हो जाएगा, तब जाके आपको उस मीडियम में फोर्स निकलेगा। तो कंक्लूजन ये है माय डियर यहां से कि यदि आप पॉइंट चार्ज को रिप्लेस कर रहे हैं किसी मीडियम से, अगर आपका पॉइंट चार्ज एयर में था लेकिन आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं किसी दूसरे मीडियम से, तो वहां पर फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कितने टाइम से रिड्यूस होगा? तो kth टाइम से रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो फोर्स रिड्यूस वहां पर हो जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो चलिए माय डियर, तो ये सेंटेंस मैं आपको यहां पर लिखा दे रहा हूं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, और आपको इसका याद रखना होगा। और इस पर बेस्ड हम लोग अभी क्वेश्चन भी करने वाले हैं। आइए, तो सबसे पहले पॉइंट देख लीजिए। ओके, चलिए तो इसका पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। इसका पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ एयर इज रिप्लेस्ड by a medium of 1/4
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के then force between the 2 point charges will gets reduced or will gets decreased by k times k टाइम से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, k टाइम से फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये सेंटेंस भी आप याद रखेंगे और ये भी आप याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल माय डियर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं इस चीज़ को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ओके, Q1 Q2, बट ये क्या है, मान लीजिए एयर है, मीडियम यहाँ पर क्या है, एयर है। अब इस मीडियम को हम रिप्लेस कर रहे हैं, जब एयर होगा तो उस टाइम यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या है, FA है, FA है। अब इस मीडियम को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, सब कुछ वही रहेगा, पॉइंट चार्ज Q1, पॉइंट चार्ज Q2, डिस्टेंस भी सेम है, पॉइंट चार्ज भी सेम है, बट अब मान लीजिए कि मीडियम आपका ग्लास हो गया, तो उस टाइम जो फोर्स होगा Fg दैट मीन्स Fm वो क्या हो जाएगा, देखिए तो Fg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फोर्स था, जो एयर में फोर्स लग रहा था, Fa डिवाइड बाय क्या होगा, तो इस ग्लास मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उससे आपको डिवाइड करना होगा। सो Kg मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ग्लास, Fg मीन्स फोर्स वैल्यू इन मीडियम ग्लास। तो इस तरह आप Fg निकाल लेंगे। तो वहां पर क्या हो जाएगा माय डियर, वहां पर अगर आप मीडियम चेंज कर रहे हैं, ग्लास में रख रहे हैं, तो उस टाइम सेम दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स का वैल्यू 12 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो यही इसका मतलब है और यही आपको मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिख दिया है। सो आई होप कि आपको ये रिमार्क पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए माय डियर, अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर उसके बाद एक दो रिमार्क पॉइंट और है, फिर वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिया जाए, फिर उसके आगे मूव किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन है आपका, 2 point charges of 20 microcoulomb are kept 2 point charges of 20 microcoulomb are kept at a distance of 30 centimeter in a medium whose dielectric constant is 100. Find the electrostatic force between the point charges. ओके,
ओके, ये आपका क्वेश्चन है। दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है एंड दोनों का मैग्नीट्यूड 20 माइक्रो कूलम्ब है एंड दोनों पॉइंट चार्ज को डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है किसी मीडियम में, किसी मीडियम में। ये यहाँ पर इस आपको एयर नहीं दिया गया है, एक दूसरा कोई मीडियम है और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दिया हुआ है 100। तो बताइए कि उस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा होगा, यही आपका क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ये एक पॉइंट चार्ज है, एक दूसरा पॉइंट चार्ज ये है, ये हमारा Q1, ये हमारा Q2, ये डिस्टेंस R है और ये जिस मीडियम में रखा गया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें फोर्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, दैट मीन्स हमें Fm पूछा जा रहा है। यहाँ पर Fa तो नहीं पूछा जा रहा है, Fm पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा मीडियम है, एयर को छोड़ के एक दूसरा मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे दोनों के बीच का फोर्स पूछा जा रहा है, तो मान लीजिए कि वो फोर्स आपका क्या है, Fm, ठीक है। तो आइए अब जो गिवन है पहले आप गिवन लिखिए। तो गिवन क्या क्या है, यहाँ पर दोनों ही पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ है, दैट मीन्स Q1 कितना है 20 माइक्रो कूलम्ब और Q2 भी क्या है 20 माइक्रो कूलम्ब। तो सबसे पहले आपको इसको कूलम्ब में चेंज करना होगा। यहाँ पर माइक्रो लिखा हुआ है तो माइक्रो को आप क्या लिखते हैं 10⁻⁻⁶। उसी तरह यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 20 × 10⁻⁻�6 कूलम्ब। आर का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, इसे भी आपको मीटर में चेंज करना होगा तो 0.3 मीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दिया हुआ है 100, ठीक है। तो ये चीज़ हमें गिवन है। अब हमें Fm पूछा जा रहा है, तो Fm का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो डायरेक्ट उसी फॉर्मूला का यूज कीजिए और Fm निकल जाएगा। वी नो दैट Fm इज इक्वल टू, बताया था मैंने क्या होगा 1/K इंटू, आपने पढ़ा है ना Fm इज इक्वल टू क्या होता है FA/K, पढ़ा है आपने। Fm इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने FA/K। तो चलिए FA/K ही लिखा जाए, FA/K। सो Fm इज इक्वल टू 1/K और FA का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। अब बस आपको वैल्यूज पुट करना है और फिर सिंप्लीफाई कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। सो Fm विल बी इक्वल टू 1/K का वैल्यू 100 दिया हुआ है, 1/4πε0 का वैल्यू मैंने बताया था कितना होता है 9 × 10⁹। सो 9 × 10⁹। Q1 Q2 20 × 10⁻⁻⁶, 20 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय R², दैट मीन्स 0.3 × 0.3। अब आपको बस ये सॉल्व कर लेना है, ठीक है, आपको बस सॉल्व करना है माय डियर। यहाँ से देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स 10⁻² ऊपर आ गया। 3 × 3 9, ये 9 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये 100 नीचे में है और ऊपर ये है आपका, ये और ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, यहाँ पर देखिए 20 × 20 400, ओके। यहाँ पर देखिए 10⁻⁹ एंड यहाँ पर 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻12 एंड 10⁻⁹, तो 10⁻⁻3 हो जाएगा, ठीक है, इतना न्यूटन। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 0.4 न्यूटन। तो उस मीडियम में पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स काम करेगा, तो 0.4 न्यूटन काम करेगा। यही आपका आंसर हो गया।
और यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए माय डियर, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ओके, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस kept at a certain distance in air, at a certain distance in air is found to be 800 Newton, is found to be 800 Newton. What will be the force? What will be the force will be the force if air is replaced, if air is replaced by a medium, if air is replaced by a medium of dielectric constant by a medium of dielectric constant 100। ये आपका क्वेश्चन है माय डियर। क्वेश्चन को बस ध्यान से देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है माय डियर। कह रहा है कि जब किसी 2 पॉइंट चार्ज को हम लोग एयर में रखे हुए हैं किसी सर्टेन डिस्टेंस पर, तो उस टाइम एयर में फोर्स कितना है? 800 न्यूटन है। एयर में पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स है? 800 न्यूटन है। अब कह रहा है कि यदि एयर को रिप्लेस कर दें, हम एयर को हम किसी मीडियम से रिप्लेस कर दें और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 100 हो, तो बताइए कि उस मीडियम में फोर्स क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है। तो उस मीडियम में फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्या गिवन है। आपको FA दिया हुआ है। एयर में देखिए फोर्स कितना है? 800 न्यूटन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम वो कितना है? 100। और आपसे FM पूछा जा रहा है। उस मीडियम में फोर्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं माय डियर, वी नो दैट FM इज इक्वल टू FA बाई K। तो निकाल लीजिए। सो FM विल बी FA इज 800 डिवाइड बाय 100, दैट मीन्स फोर्स इन दैट मीडियम विल बी 8 न्यूटन, विल बी ओनली 8 न्यूटन। बात समझ में आ रहा है? तो उस मीडियम में 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सिर्फ 8 न्यूटन काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, 100 है। बात समझ में आ गया? तो चलिए माय डियर, अब इसके आगे हम लोग इसके आगे देखते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। इसके आगे फिर बात कर लिया जाए। अभी तक हमने 4 रिमार्क पॉइंट देखा है। ठीक है, 4 रिमार्क पॉइंट हो चुका है। अब हम लोग 5th रिमार्क पॉइंट देखेंगे।
आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। अब देखिए, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका रेशियो होता है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, ये मैंने बताया था आपको। आइए अब दूसरा रिमार्क पॉइंट में देख लेते हैं। रिमार्क 5। तो आपने क्या देखा था, आपने देखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपने देखा था। ओके, चलिए नाउ अभी कुछ देर पहले ही आपने पढ़ा कि एफ एम विल बी इक्वल टू एफ ए डिवाइड बाय के। तो यहां से के का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से के का वैल्यू हो जाएगा एफ ए डिवाइड बाय एफ एम। तो देखिए, आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फोर्स के रेशियो के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को सिर्फ परमिटिविटी के रेशियो में ही लिख सकते हैं, आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फोर्स के रेशियो में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर टू द फोर्सेज बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम। ठीक है, एयर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड मीडियम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उस दोनों के रेशियो को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। दोनों में से कुछ भी आप बोल दीजिए, बट दोनों आपको याद रखना है। ओके, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, thus dielectric constant is also defined as dielectric constant is also defined as the ratio of force between the charges in air to the force between the charge in medium। ओके, तो इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप क्या लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, या फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करने का। ठीक है, दोनों आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना होगा माय डियर। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट रिमार्क पॉइंट देखते हैं। प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग रिमार्क 6 देखेंगे। चलिए, तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा कि यदि 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और दोनों पॉइंट चार्ज को आप यदि एयर में रखे हुए हैं तो वहाँ पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, और फिर उसी पॉइंट चार्ज को आप किसी दूसरे मीडियम में सेम डिस्टेंस पर रख रहे हैं, तो वहाँ पर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आपने देखा ही है। ठीक है, तो आइए हम लोग रिमार्क 6 को काफ़ी अच्छे से देखते हैं, और प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। रिमार्क 6, अभी तक आपने क्या देखा माय डियर, अभी तक आपने देखा यदि 2 पॉइंट चार्ज है, ये Q2 ये Q1, ये मान लीजिए मीडियम आपका एयर है, डिस्टेंस R है, तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, FA। फिर देखिए, अब इसी सेम पॉइंट चार्ज को
सेम डिस्टेंस पर यदि हम दूसरे मीडियम में इसको रख दें, ठीक है, दूसरे मीडियम में, सपोज मीडियम आपका m है, तो उस टाइम फोर्स क्या होगा Fm। और आप जानते हैं कि अगर ऐसा आप करते हैं तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा ये Fa से घट जाएगा। और कितना टाइम्स घटेगा? k टाइम्स घटता है, k टाइम्स। k क्या है? तो k इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो अगर आप सेम डिस्टेंस रखते हैं पॉइंट चार्ज के बीच में और मीडियम चेंज कर देते हैं तो फिर इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो k टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा एज कंपेयर टू दिस फोर्स। ये आपने पढ़ा है, ओके। चलिए, लेकिन अब आपका इच्छा है माय डियर कि सर ठीक है, आपने डिस्टेंस को सेम रखा है तो फोर्स घट गया, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स घट गया। लेकिन अब आपका इच्छा है कि सर हम चाहते हैं कि फोर्स दोनों जगह सेम हो। एयर में हम लोग चार्ज को रख रहे हैं तो उस टाइम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, फिर उसी पॉइंट चार्ज को हम दूसरे मीडियम में रख रहे हैं तो वहाँ पर फोर्स Fm आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो उस टाइम ये डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस सेम रखेंगे तो फोर्स सेम हो नहीं सकता है, सोचने की बात है। अगर आप दोनों में डिस्टेंस सेम रखेंगे तो फोर्स सेम नहीं होगा, लेकिन आप चाह रहे हैं कि दोनों फोर्स सेम हो तो फिर आपको डिस्टेंस चेंज करना होगा, तो फिर आपको दोनों मीडियम का डिस्टेंस चेंज करना होगा। तो कितना चेंज होगा डिस्टेंस? हम इस मीडियम में इस पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस को किस तरह चेंज करें ताकि दोनों फोर्स सेम हो जाए? बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब हम यही चीज़ आपको यहाँ पर निकाल के दिखाएंगे कि फोर्स सेम होने के लिए दोनों मीडियम में डिस्टेंस किस रेट से चेंज होगा। आइए देखते हैं। इफ Fa and Fm is equal, if Fa is equal to Fm, ठीक है। सपोज माय डियर, ये पॉइंट चार्ज Q1 है, ये पॉइंट चार्ज Q2 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस को आप मान लीजिए RA मतलब क्या है? एयर में डिस्टेंस है, ठीक है, इसलिए हम लोग A से लिख रहे हैं। और यहां पर मान लीजिए Fa फोर्स है। अब मीडियम चेंज हो रहा है माय डियर, सपोज दिस इज Q2, दिस इज Q1, मीडियम चेंज हो गया है और ये डिस्टेंस मान लीजिए RM है, ओके। और फोर्स यहां पर क्या है? Fm है। तो हम चाह रहे हैं कि ये दोनों फोर्स सेम हो जाए, ठीक है। तो डिस्टेंस तो चेंज होगा, डिस्टेंस तो सेम हो नहीं सकता है। तो आइए, तो ये दोनों हम सेम करना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो Fa का फॉर्मूला क्या है आप जानते हैं? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और एयर में डिस्टेंस कितना है? RA, सो RA का स्क्वायर इज इक्वल टू Fm। इस मीडियम में जो फोर्स होगा, तो मीडियम में फोर्स को आप कैसे लिखते हैं? 1/k इंटू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और मीडियम में डिस्टेंस कितना है? RM, सो RM का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? ठीक। अब यहां से देखिए क्या क्या कैंसल आउट हो सकता है। 1/4πε0 कैंसल आउट, Q1 Q2 कैंसल आउट। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? 1/RA स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k RM स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आप सिंपली लिख सकते हैं RA स्क्वायर विल बी इक्वल टू K इंटू RM स्क्वायर, ठीक है। हमें यहां से RM देखना है, तो RM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? RA स्क्वायर बाई K, RA स्क्वायर बाई K।
तो यहाँ से आपका आर एम क्या आ जाएगा, आर एम क्या आ जाएगा, आर ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट के, आर ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट के। देखिए माय डियर, देखिए यही है आपका रिक्वायर कंडीशन। अगर ये आपको कंडीशन मिलता है तो तब वहाँ पर दोनों फोर्स सेम होगा। मतलब यदि आप पॉइंट चार्ज को मीडियम में किसी दूसरे मीडियम में रख रहे हैं तो उन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो कह रहा है कि वो एयर में जितना डिस्टेंस था, एयर में पॉइंट चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस था उसको आप डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम। इस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के स्क्वायर रूट से आप डिवाइड कर दीजिए, तो जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस पर यदि आप इन दोनों पॉइंट चार्ज को रख रहे हैं तो फिर फोर्स सेम आएगा, तो फिर फोर्स सेम आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर कंक्लूजन क्या है, यहां पर कंक्लूजन यह है कि आप यदि एयर को रिप्लेस कर रहे हैं किसी मीडियम से और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और आप चाह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों जगह सेम हो, तो फिर वहां पर जो डिस्टेंस होगा माय डियर, डिस्टेंस इन द मीडियम, वो डिक्रीज हो जाएगा स्क्वायर रूट के टाइम से, स्क्वायर रूट ऑफ के टाइम से डिक्रीज हो जाएगा डिस्टेंस। फोर्स के बारे में याद कीजिए, फोर्स के बारे में याद कीजिए। फोर्स के केस में क्या आया था, अगर पॉइंट चार्ज वही है, डिस्टेंस भी वही है, बट मीडियम चेंज हो गया है तो फोर्स के टाइम्स डिक्रीज किया था। लेकिन यदि आप पॉइंट चार्ज वही है और फोर्स सेम रखना चाह रहे हैं तो डिस्टेंस वहां पर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा उस मीडियम में। और वो डिस्टेंस कितने टाइम से डिक्रीज करेगा, स्क्वायर रूट के टाइम से डिक्रीज करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, इस पॉइंट से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए माय डियर, ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये था रिमार्क नंबर 6। तो आइए पॉइंट देख लेते हैं। जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वही पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए, तो पॉइंट क्या होगा माय डियर, इसके नीचे का पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं। इफ एयर इज रिप्लेस्ड, इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, then in order to have same force, in order to have same force between the charges, same force between the charges, the distance between the charge in medium, distance between the charge in that medium must be decreases or must be decreased by स्क्वायर रूट के टाइम्स। यही पॉइंट है माय डियर। एक बार पॉइंट को मैं आपको रीड करके बता दे रहा हूं। अगर आप एयर को रिप्लेस कर दे रहे हैं किसी मीडियम से और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, लेकिन आप चाह रहे हैं देन इन ऑर्डर टू हैव सेम फोर्स, लेकिन आप चाह रहे हैं कि चार्ज के बीच में फोर्स सेम लगे,
भले मीडियम चेंज हो गया है, फोर्स सेम लगे, तो उस टाइम द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इन दैट मीडियम, तो उस मीडियम में चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, आरएम होना चाहिए, वो मस्ट बी डिक्रीज्ड, वो डिक्रीज होना चाहिए, घटना चाहिए। कितने टाइम से? रूट के टाइम से, रूट के टाइम से डिक्रीज होना चाहिए। ओके, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा माय डियर। तो ये था कुछ रिमार्क पॉइंट, ठीक है, सम रिमार्क्स पॉइंट रिगार्डिंग परमिटिविटी। ओके, सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आई होप कि आपको यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं। तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देते हैं और फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, ठीक है। और यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।